नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे अभिवृद्धि और विकास के अंदर हमने पढ़ लिया था पूर्ण रूप से कि कैसे विकास प्रभावित होता है और विकास के सिद्धांत क्या थे। अब आगे के टॉपिक में हम पढ़ेंगे विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाओं में सबसे पहले अगर मेरी दृष्टि से अब की बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अगर थ्योरी के प्रश्न जो पूछ रहा है तो वो इसी वर्गीकरण से पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, ये मैंने एनसीईआरटी की बुक से उठाया है। एनसीईआरटी की जो बुक है वो सर्वमान्य बुक है। आरबीएसई बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी की बुक में यही वर्गीकरण दिया गया है। आप इस वर्गीकरण को रट्टा लगा लेना चाहिए। आपको अगर कोई वर्गीकरण याद करना है, एक ये याद करना है और एक मैं इसके जस्ट बाद कराऊंगा। 2 ही वर्गीकरण तैयार कर देना, उसके बाद में उसमें से प्रश्न पूछेगा और किसी में से नहीं पूछेगा। तो ये जो वर्गीकरण है बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं कि क्या वर्गीकरण है। तो ये वर्गीकरण दिया था एरिक्सन ने इस वर्गीकरण को दिया था। और एरिक्सन ने जो विकास की जितनी अवस्थाएं बताई हैं, कितनी बताई हैं? 8 अवस्थाएं बताई हैं। तो ये एनसीईआरटी की बुक से जैसे का जैसा यहाँ करवाया जा रहा है आपको कि एनसीईआरटी 1.5 वर्ष होता है और इसे नाम दिया गया है विश्वास बनाम अविश्वास। अब देखिए नाम क्या कह रहा है। इस अवस्था को ये पूछ सकता है कि एरिक्सन के अनुसार सर्वपहली अवस्था कौन सी होती है? मुख्य अवस्था। क्यों? तो देखिए, बालक जैसे ही जन्म लेता है, बालक जन्म लेने के बाद सबसे पहले जो क्रियाएं करता है वो मुख से करता है। यानी उसकी जो क्रियाएं हैं, अंगूठा चूसना है और सब जो क्रियाएं हैं, माँ के स्तन को पान करना है, तो सबसे पहले किस अंग का प्रयोग कर रहा है? वो मुख का प्रयोग कर रहा है। तो ध्यान रखिए, इसका समय काल कितना है? जन्म से 1.5 वर्ष तक कोई भी बालक हो, वो सबसे अगर कोई सी चीज मिलती है तो मुंह की तरफ लेके जाने का प्रयास करता है। इसीलिए ध्यान रखना है, इसका जो समय काल है जन्म से 1.5 वर्ष, इसकी आयु लिमिट बताई गई है। इसे नाम दिया गया विश्वास और अविश्वास। इस अवस्था के अंदर बालक विश्वास नहीं करता और करता है फिर भी नहीं करता, पहले कर लेता है फिर नहीं करता। यानी बालक की बातों पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए बालक के मन के अंदर जो संघर्ष चलते रहते हैं, उन्हें एरिक्सन ने नाम दिया विश्वास और अविश्वास। समझ में आ गया? तो उसको इस तरीके से भी याद करो, जब तक आप मुख से किसी बात को नहीं सुन लेते तब तक आप उस पर विश्वास और अविश्वास नहीं करना चाहिए। मुख से सुनी हुई बात, यानी मुख से जब आप बोलते हो तो उसी बात पे विश्वास करना चाहिए। इसकी ट्रिक से भी याद रख सकते हो कि मुख से निकली हुई बात आपको विश्वास की तरफ लेके जाएगी। तो ये याद ऐसे रख सकते हो। नंबर 2 को, इस अवस्था को नाम दिया इसलिए गुदीय अवस्था, जिसका समय काल इसने बताया 1.5 वर्ष से 3 वर्ष। गुदीय अवस्था का मतलब होता है लैंगिक। अब इस दौरान बालक में देखिए 1.5 से 3 वर्ष का जो बालक होता है, बालक के अंदर जो सोच करने की क्रियाएं होती हैं वो होती है उसकी मुख्य आनंद का द्वार होता है। इस दौरान बालक बहुत सारी जो बार बार पेशाब करना, बार बार टॉयलेट जाना, वहाँ बैठे रहना, खेलते रहना, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये इस अवस्था के दौरान होती है। इसीलिए इस अवस्था को नाम दिया गया है आत्मनिर्भरता या शंका या लज्जा। यहाँ ये कह रहा है कि आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा। यहाँ बालक देखो 3 वर्ष का बालक हो गया, पहले बालक को हर चीज देनी पड़ती थी। अब वस्तु बालक में आत्मनिर्भरता आएगी, वो किसी भी वस्तु को लेने के लिए खुद प्रयास करेगा। इसीलिए इसने इसको नाम दे दिया आत्मनिर्भरता। अब यहाँ शंका या लज्जा ये बालक में नहीं पाई जाती। 3 वर्ष के बालक में शंका या लज्जा नहीं पाई जाती। वो हर चीज को दूसरों के सामने बयान कर देता है। आपके मम्मी पापा की वे बातें जो वो नहीं बताते फिर भी बालक बता देता है। उस बालक में शंका या लज्जा के संभाव नहीं होते। धीरे धीरे इनका विकास होना प्रारंभ होता है। कब होता है? देखिए 3 वर्ष के बाद बालक में लज्जा और शंका आनी शुरू हो जाती है। वो सभी के पास जाने में शंका महसूस करता है। पहले उसे कोई गोद में उठा लेता था, चला जाता था। अब उसे शंका महसूस होने लग जाएगी, लज्जा आने लग जाएगी, शर्म आने लग जाएगी। हर व्यक्ति के पास वह नहीं जाएगा। फिर देखिए लैंगिक अवस्था, एरिक्सन के अनुसार नंबर 3 की अवस्था है लैंगिक, जिसका समय काल उसने बताया 3 से 5 वर्ष, 2 साल। यह बालक हर कार्य को पहल करता है, नया काम करने की सोचता है। पहल करना बनाम अपराध बोध। यहाँ बालक अपराध करता है, किसी वस्तु को तोड़ देता है, फोड़ देता है, किसी के मार देता है, पत्थर फेंक देता है। यानी इस अवस्था के 3 से 5 वर्ष का बालक अपराध बोध की तरफ बढ़ जाता है और नए नए कार्य करना सीख जाता है। तो ये पहल करना अपराध बोध। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 क्या? सुप्त अवस्था बोल देते हैं, इसे नीलीन अवस्था भी बोला जा सकता है, क्योंकि
इस दौरान बालक के अंदर कोई भी संवेगों का विकास नहीं होता, इसीलिए इसमें सुप्त कह दिया कि सोए हुए संवेग रहते हैं, निलीन रहते हैं। इसका नाम क्या दिया गया, देखो परिश्रमशीलता या उद्यमिता, एनसीईआरटी में लिखा है उद्यमिता और हीन भावना, ये देखा है। तो आप इसमें इसको उद्यमिता का ध्यान अर्थ होता है परिश्रमशीलता, यहाँ बालक कार्य करना प्रारंभ करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, आप उसे कोई भी कार्य कर दो वो उसमें भाग लेने का प्रयास करता है, तो इसमें परिश्रमशीलता होती है। बनाम वो क्या होती है, हीन भावना, वो ये चाहता है कि मैं सबकी आंखों में आऊँ, लोग उसे नेगलेक्ट न करें, उसमें हीन भावना आ जाती है। और अगर आपने उसे डांट दिया तो वो सोचता है मेरी बहुत बड़ी कमी थी, वो अगली बार वो कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या आ गई, हीन भावना आ चुकी है। इसीलिए 6 से 12 जो वर्ष की आयु होती है उसमें बालक में सबसे ज़्यादा हीन होने यानी अपने को कमज़ोर महसूस करने की फीलिंग्स होती हैं, इसीलिए बालक को डांटना नहीं चाहिए इस अवस्था के अंदर। नंबर 5 में आपकी किशोरावस्था, जिसका समय काल बताया गया 12 से 18 वर्ष। ये देख लीजिए, बार बार आपको प्रश्न पूछा जाता है और बार बार आपका नीचे कमेंट में ही आता है कि किशोरावस्था जी कई किताबों में 19 वर्ष तक बताई गई है। तो देखो ना, यहाँ ये एनसीईआरटी की बुक है, उसमें बताया गया 12 से 18 वर्ष। 18 वर्ष का अर्थ क्या है, ये कह रहा है 18 वर्ष 12 माह तक बताइए इसने, यहाँ तक होगा, ठीक है ना, यानी 19 वर्ष हो गए कि नहीं होंगे, तो ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार पूछ लेते हो आप कमेंट वगैरह में, तो ध्यान रखना ये 19 ही माना जाता है, क्योंकि 18 वर्ष 12 महीने कितने हो गए, तो उतने इसमें माना जाता है। तो इसमें 18 वर्ष में बालक में देखो यहाँ क्या हो, किशोरावस्था शुरू होगी। किशोरावस्था में बालक क्या क्या करता है, एकात्मकता करता है, अकेले रहने का प्रयास करता है, गुमसुम बैठा रहता है, ठीक है, इस तरह की भावना उसमें आती है एकात्मकता के। परंतु भ्रांति, सबसे ज्यादा वहम इसी अवस्था में होता है बालक को। अगर कोई जा रहा है, कोई बालिका जा रही है, कोई बालक जा रहा है, बालिका ने मुड़कर देख लिया तो बालक को भ्रम हो जाता है कि इसने तेरे को देखा है। बालिका को भ्रम हो जाता है इसने तेरे को कुछ कह दिया या तेरे को कोई गलत इशारे कर दिए। तो ये सब इस अवस्था के दौरान सबसे ज्यादा भ्रम की स्थिति होती है, इसीलिए इसे कहा क्या भ्रांतिमान। इसे क्या कहा गया है, भ्रांतिमान। फिर आती है आपकी पूर्व प्रौढ़ अवस्था, यानी प्रौढ़ अवस्था से पहले की जो अवस्था होती है उसे पूर्व प्रौढ़ अवस्था बोलते हैं। इसका समय काल इसने बताया 18 से 35 वर्ष। इस दौरान क्या होता है, घनिष्ठता आती है और व्यक्ति में अलगाव की स्थिति आती है। कैसे कह रहा है, घनिष्ठता के इस यानी बालक जब 19 वर्ष का कॉलेज लाइफ में चले जाओगे आप, देखो यहाँ से कॉलेज लाइफ में प्रवेश हो गया आपका, चले जाओगे, यहाँ इतनी अच्छी आप मित्रता बना लोगे, उसके साथ बहुत घनिष्ठ मित्र बन जाओगे, उसके घर पे पूरी अच्छी तरह से जाओगे, उनको अपने घर बुलाओगे। तो ये कह रहा है घनिष्ठता यानी संपर्क बढ़ाने का प्रयास करता है इस अवस्था के दौरान बालक। अलगाव यानी एकांकीपन, और इस अवस्था के अंदर वो विद्रोह भी कर सकता है, वो अच्छी चीजों की परख करना सीख गया है, वो आपके साथ सामने विद्रोह भी कर सकता है। अलगाव यानी आपसे अलग भी हो सकता है, घनिष्ठता भी बढ़ाएगा, अलग भी होगा। इस तरह की जो सोच होती है वो यहाँ विकसित होती है। फिर आती है आपकी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था, अब देखो यहाँ से 35 दे दिया और मैंने यहाँ 22 लिख दिया, तो ये एनसीईआरटी में जैसा लिखा है वैसा ही मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। एनसीईआरटी में प्रौढ़ अवस्था की आयु जो बताई गई है वो 22 से 50 वर्ष ही बताई गई है कि यहाँ प्रौढ़ होता है। और ये क्या बताया, प्रौढ़ावस्था, तो 18 से 35 बताइए और 35 से 50 क्या, ये जैसी किताब में लिखा है वैसा तो मैंने फलानी बुक में पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वैसा मैंने यहाँ पे आपको दिया है। 22 से 50 वर्ष की अवस्था होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। इस दौरान बालक क्या करता है, सृजनात्मकता करता है, नए नए कार्य करता है, नई नई चीजें सीखता है। तो ये सर्जन करता है इस दौरान, और एक जगह उसको उस कार्य को स्थिर रहने का प्रयास करता है। वो अपने एक लाइफ में एक लक्ष्य को निर्धारित कर लेता है कि मुझे ये काम करना है, वो उसकी सर्जन ठहराव है उसका, और वो उसमें नए नए क्रिएटिविटी करता है। जैसे पिछली बार मैंने जो आपको कराया वो अलग करवाया था, अब की बार आपके सामने कुछ नई चीज़ें आ रही हैं, तो ये आपका क्या है, सृजनात्मकता है, और आप उस चीज़ पर होती है 50 वर्ष के बाद। और इसमें व्यक्ति को क्या आती है, संपूर्णता आ जाती है, उसको पूरी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। और इस अवस्था के दौरान व्यक्ति निराश रहता है, उसको फीलिंग्स आती हैं क्योंकि उसकी बात को कोई सारे नेगलेक्ट करते हैं। विद्रोह की भावना, सभी बालक ये चाहते हैं कि ये हमें ज़्यादा ज्ञान ना पहले, इसीलिए हताश कह दो से निराश कह दो। यहाँ पर एक ही बात होती है, व्यक्ति निराश हो जाता है कि मैंने भविष्य में ये किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता, आज मैं यहाँ होता। इस तरह की जो स्थिति होती है वो कौन सी अवस्था में होती है, परिपक्वता। तो ये जो वर्गीकरण है ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण याद करना है, सारा वर्गीकरण, और इसका ये चीज़ें जो याद करनी है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से याद करनी है, ठीक है। अब हम
मैं आपको कह रहा था कि मैं आपको दो ही वर्गीकरण करवाऊंगा जो महत्वपूर्ण है। एक तो आपको मैंने एनसीईआरटी की बुक से ये करवा दिया, और एक जो सर्वमान्य वर्गीकरण है जो सभी मानते हैं वो है डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स का वर्गीकरण। ये सर्वमान्य वर्गीकरण है, इसे सभी लोग मानते हैं, साइको इसी पे चलती है। तो इस व्यक्ति ने जो वर्गीकरण किया है वो किया है इसने, पहली अवस्था इसने बताई है शैशवावस्था, नंबर 2 पे बताई है इसने बाल्यावस्था, नंबर 3 पे बताई है इसने किशोरावस्था, और नंबर 4 पे बताई है इसने प्रौढ़ावस्था। तो इसका जो समय काल बताया इसने, ये बताया जन्म से 6 वर्ष। अब 6 वर्ष का मतलब है 5 वर्ष 12 माह, ठीक है ना, इसे बताया, यानी 1 मिनट कम बताइए। इसका जो समय काल बताया वो 6 से 12 वर्ष बताया। इसका जो समय काल बताया 12 से 18 वर्ष बताया। परंतु यहाँ इसने किशोरावस्था के 2 भागों में बांटा है। पहली भाग बताया इसने उत्तर किशोरावस्था, और दूसरी इसने बताया यहाँ आएगा पूर्व किशोरावस्था, और दूसरा बताया इसने उत्तर किशोरावस्था। इसका समय काल बताया 12 से 16 वर्ष, और इसका बताया 16 से 18 वर्ष तक। ये देखिए कि 18 वर्ष पूरा हो जाए और 19वां साल लग जाए तब तक। और प्रौढ़ावस्था का समय काल बताया 19 वर्ष से आगे, 19 से अधिक। ये वर्गीकरण है, ये सर्वमान्य वर्गीकरण है, जिसमें सभी लोग इस बात पर सहमति जताते हैं कि अर्नेस्ट जॉन्स का जो वर्गीकरण है वो सर्वमान्य। ये 2 ही वर्गीकरण याद कर लेना आप, इन दोनों वर्गीकरणों का बहुत महत्व है। अब अगर बात करें विकास की अवस्थाओं की, सबसे पहले विकास की अवस्था में पढ़ेंगे गर्भावस्था, कि गर्भावस्था के दौरान क्या होता है। गर्भावस्था का दौरान है कि एक पुरुष एक महिला के गर्भ में अपने स्पर्म को छोड़ता है और वो एक जीव का रूप ले लेता है और वो एक बालक के रूप में जन्म लेता है, इसे बोलते हैं गर्भावस्था। और गर्भावस्था के दौरान बालक का कैसे विकास होता है उन चीज़ों पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो गर्भावस्था के अंदर विकास बालक का, आपको पूरे विकास शुरू होता है तो विकास कहाँ से शुरू हो, जन्म के बाद थोड़ी होगा, जन्म से पहले ही जब बालक गर्भ अवस्था में है तभी से बालक में विकास होना शुरू हो गया। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं गर्भावस्था की। इसकी कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले अगर अवस्था की बात करें तो सबसे पहली जो अवस्था है उसका नाम है बीजावस्था, जिसका समय काल होता है 0 से 2 सप्ताह यानी 14 दिन। फिर आती है आपकी भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था इसका समय काल है 2 सप्ताह से 2 माह तक। और फिर आती है आपकी गर्भस्थ अवस्था, और इसकी आती है 2 माह से जन्म तक। कितने? 14 दिन। कि जब जो भी महिला है उसका जो मासिक धर्म शुरू होता है, उसके मासिक धर्म के बंद होने के 14 दिन तक एक पुरुष महिला के गर्भ में अपने बीज को धारण करवा सकता है। उसका जो उचित समय काल बताया गया है वो 2 सप्ताह तक बताया गया है, यानी 14 दिन तक बताया गया। फिर कह रहा है भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था का समय काल होता है 2 महीने तक, कि बालक जो स्पर्म होते हैं वो एक भ्रूण का रूप कब तक ले लेते हैं? 2 महीने तक ले लेते हैं। इस अवस्था के दौरान पूछ सकता है सर्वाधिक विकास कहाँ होता है, तो इसी अवस्था के दौरान बालक में सर्वाधिक विकास होता है। इस दौरान कृत, लार ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो भी हैं वो सभी इसी अवस्था के दौरान बढ़नी शुरू हो जाती है। कौन सी अवस्था के दौरान? भ्रूण अवस्था के दौरान ये सभी अवस्थाएं बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। नंबर 3 की बात करें कि गर्भावस्था के दौरान, तो इस अवस्था के दौरान जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, सिर से पैर की ओर होता है। इस दौरान बालक में हड्डियों का निर्माण
ठीक है। अगर आपको पूछ ले अधिकतम आपको करना है 330 दिन यानी 11 माह, और सामान्य जो काल है वो है आपका 280 दिन। जो एक सामान्य महिला का प्रसव काल होता है या गर्भावस्था काल होता है वो इतना ही होता है। अगर इसकी बात करें, आपको प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि बालक के अंदर जो त्वचा होती है उसमें कितनी परतें होती हैं, तो उसमें 3 परत होती हैं। बालक में जब उसका निर्माण हो रहा है भ्रूण अवस्था के दौरान, तो उसमें 3 परतें होती हैं। 3 परतों से बालक का जो शारीरिक अंग है, जैसे ये चमड़ी वगैरह, ये 3 परतों से बनी हुई है। एक लेमिनेशन, फिर बाद में फिर ये 3 प्रकार की परतें हैं। तो तीनों प्रकार की परतों को पूछ सकता है, तो ध्यान रखना पहली परत का नाम देना है एक्टोडर्म। नंबर 2 नंबर पे ध्यान देना है मेसोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, और तीसरी आपको एंडोडर्म। नंबर 3 पे आपकी एंडोडर्म है। क्या क्या ये तो देखें, एक्टोडर्म जो त्वचा का ऊपर जो त्वचा है, ऊपर की त्वचा, इसे एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्टिव रहती है ये, इसको इसीलिए एक्टिव से याद कर लो ना, एक्टिव रहती है। इस पे क्या क्या चीजें हैं इसे हम बोल सकते हैं। इस पे क्या है, एक तो बाढ़ है, एक ये त्वचा यानी संवेदनशील है, इस पे कोई जली गर्म वस्तु लगती है, ठंडी वस्तु लगती है, इसका एहसास ही त्वचा कराती है, सबसे ऊपर वाली त्वचा। फिर आप देखेंगे नंबर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे लाल लाल रंग की है, इसीलिए मेसोडर्म को बोलते हैं मांसपेशियां। मेसोडर्म जो परत है वो किससे बनी है, मांसपेशियों से। तो देखो मैं और मैं दोनों ऐसे याद कर लो, और ये देखो सै और ये देखो सै, तो ऐसे याद रख सकते हो उसे। नंबर 3 की बात करें कि एक एंडोड्रम में क्या होता है, तो इसके अंदर देखिए एंडोड्रम सबसे आंतरिक परत है, इसके अंदर हृदय और मस्तिष्क का निर्माण होता है। ये सबसे सॉफ्ट होती है, ये सबसे सॉफ्ट त्वचा का रूप मानी गई है। पर त्वचा के 3 रूप हैं, एक्टोडर्म थोड़ी हार्ड है, ये उससे कम हार्ड है, और ये सबसे नाजुक होती है, हृदय और मस्तिष्क। ये 3 प्रकार की परतों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो ये हमने पढ़ी है आपकी गर्भावस्था।